इसके इसमें सुनेगा। मेरा नाम मुस्तफ़ा है। पीछे जो बिल्डिंग है पुराना है, ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जेलर का ऑफिस, असिस्टेंट जेलर का ऑफिस, अंग्रेज़ों का गोडाउन इसी बिल्डिंग में हुआ करता था। और जिस गेट से आप लोगों ने एंट्री किया है, पुराना गेट है, 118 ईयर्स ओल्ड, 118 साल पुराना। सामने में दो जोत है, दोनों है सेम जोत, स्वतंत्र जोत, शहीदों के रेस्पेक्ट में जलाया गया। पहला का ओपनिंग सेरेमनी 2004 अगस्त 9, उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर जी के द्वारा किया गया, 24 आवर्स जलता रहेगा। सेकंड जोत का ओपनिंग सेरेमनी 28 मई 2016, उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। और दोनों में जितने भी एलपीजी गैस सिलेंडर यूज़ होता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फ्री गिफ्ट करता है। 48 सिलेंडर पर मंथ खर्च होता है। उसके पीछे देखिए एक प्लेटफॉर्म है और दूर में एक स्तंभ है, उसे बोलते हैं शहीद स्तंभ, मार्टियर्स कॉलम। 1857 से लेकर 1938 के बीच जितने भी फ्रीडम फाइटर शहीद हुए, सभी की स्मृति में तैयार किया। इसका ओपनिंग सेरेमनी 23 फरवरी 1985 उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह जी के द्वारा हुआ था। ब्रिटिशर्स के समय में उसी प्लेस पे फ्रीडम फाइटर्स के लिए हॉस्पिटल भी था, तो हॉस्पिटल टूट गया, वहीं पे शहीद स्तंभ बन गया। और ये पीपल का ट्री मोटा वाला, ये काफ़ी ओल्ड पीपल ट्री है। जेल के कंस्ट्रक्शन से पहले ट्री वहीं पर है, 1893 से पहले का ट्री है, लेकिन आप लोगों को नहीं लग रहा होगा इतना ओल्ड ट्री है। और नाइट में जो शो होता है लाइट एंड साउंड, उसमें यही ट्री विटनेस के तौर पर स्टोरी सुनाता है। फ्रीडम फाइटर्स आए थे, क्या क्या टॉर्चर ब्रिटिशर्स ने किए हैं, स्टोरी सुनाने के लिए स्पीकर में जो वॉइस है वो फिल्म एक्टर आशीष विद्यार्थी जी का वॉइस है। पहले का जो ओल्ड लाइट एंड साउंड शो था उसमें वॉइस ओम पुरी जी का था, इस बार वॉइस चेंज कर दिया। फिर जून 28, 1998 एक साइक्लोन में ये पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया। फिर लाइट एंड साउंड की ओरिजिनलिटी को बनाए रखने के लिए उसी पेड़ को काट करके फिर से वहीं पे लगा दिया। तो ये उस पेड़ का ही डाल है जो बड़ा हो रहा है, इसलिए पेड़ नया लग रहा है, क्योंकि 100 साल पुराना पेड़ काफी बड़ा रहेगा, लेकिन है वो ओरिजिनल पेड़ का ही डाल। उसके बाजू में एक और पेड़ है पतला वाला, वो न्यू पेड़ है। आगे आ जाए। और यहाँ पे देखिए अलग से दो रूम है, दोनों है ओरिजिनल रूम। फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन था, उनका खाना जो है यहीं पे बनता था, अभी से ऑफिस बना दिया। तो इसके अंदर पहले का कोई बर्तन नहीं मिलेगा, नया ऑफिस है। उसी के आगे है फांसी घर। हम शुरुआत करेंगे फांसी घर से। पहले हम देखेंगे फांसी घर, उसके बाद देखेंगे वर्क शेड, जहाँ पे फ्रीडम फाइटर कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल निकालते थे, कैसे कैसे पनिशमेंट दिया जाता था उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद जेल भी देखेंगे। तो फांसी घर से पहले काला पानी के बारे में बता दूं कि अंडमान को काला पानी किस लिए बोलते हैं। काला पानी जो है, काल और पानी ये दो शब्द से मिलकर के बना है। काल जो है संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है समय, टाइम, मृत्यु। अब कोई प्रिजनर अंडमान आ गया तो समझ लीजिएगा काल के मुंह में चला गया। फिर पानी जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ 1000 माइल सी है। अब यदि कोई प्रिजनर भागे तो कहाँ तक भागेंगे, आसपास के जंगलों में। वहां जाते थे, आदिवासी देखते थे, वो उनको मारते थे। जंगल में खाना भी नहीं मिलता था, मलेरिया पकड़ करके वैसे ही मरते थे। अंग्रेज ढूंढ करके पकड़ते थे तो फिर उनको मौत के घाट उतार देते थे। इस वजह से अंडमान से कोई भाग नहीं पाया और इसी वजह से अंडमान काला पानी के नाम से जाना जाता है। काल पानी हो गया काला पानी, तो लोग क्या सोचने लगे कि ये ब्लैक वाटर है, लेकिन इसका ब्लैक से कोई मतलब नहीं। और अंडमान ने प्रिजनर को भेजना शुरू किया था ब्रिटिशर्स ने 10 मार्च 1858। तब उन लोगों को रखने के लिए एक सेपरेट आइलैंड था, आइलैंड का नाम था वाइपर, जो शिप के नाम पे रखा गया इस डायरेक्शन में। बाद में वहीं पे जेल भी बना, 1867 छोटा जेल था। अब वहाँ पे बचा है फांसी घर और गार्ड रूम, बाकी वहाँ सब टूटा हुआ है। उसी फांसी घर में फांसी दिया गया था शेर अली जी को। शेर अली जी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस का पठान था। मर्डर केस में अंडमान आया था, सजा में छूट मिलने के बाद होप टाउन एक विलेज है इस डायरेक्शन में, वहाँ पे शेर अली जी बार्बर शॉप चला रहा था। 8 फरवरी 1872 अंडमान में विजिट के लिए आया हुआ था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, नाम था लॉर्ड मेयो, उस समय का वाइस रहा था इंडिया का। तो शेर अली जी ने होप टाउन में उनको चाकू से मार दिया। लॉर्ड मेयो का डेथ हो गया, शेर अली जी को पकड़ लिया। फिर उनको 11 मार्च 1872 वाइपर आइलैंड के फांसी घर में फांसी पे चढ़ा दिया। यदि आज आप लोग जाते वाइपर आइलैंड घूमने तो वो फांसी घर देखने को मिलता है जहाँ पे शेर अली जी को फांसी दिया था। इस जेल का नाम सेलुलर जेल किस वजह से रखा गया, कोई भी जो जेल होता है उसमें कैटेगरीज रहता है, डॉर्मेटरी 8-10 लोगों को रखने जैसा सेल होगा, अंडा सेल जैसा सेल, हाइट कम वाला सेल, लाइट कम वाला सेल, टॉयलेट, बाथरूम, ऑफिस सब रहेगा। लेकिन सेलुलर जेल में जो है किसी भी तरीके का कोई कैटेगरीज नहीं है, सभी है इक्वल सिंगल सेल्स, और एक नहीं दो नहीं पूरे 693 सेल्स थे। सेल से ही इसका नाम सेलुलर रखा गया। तो हम शुरू करेंगे सेलुलर जेल का फांसी घर से। तो कमरा है दो, दोनों है ओरिजिनल कमरा।
फ्रीडम फाइटर्स के लिए किचन था, अब बन गया ऑफिस। इसके अंदर पहले का कुछ भी नहीं। और इसके आगे है फांसी घर। फांसी घर जो है ब्रिटिशर्स के समय में ओपन था, ओपन में हैंग करते थे। पूरा रूम है न्यू, ऊपर एक लकड़ी का बीम है ओरिजिनल, नीचे का प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है, रस्सी चेंज कर दिया। एट ए टाइम 3 लोगों को इकट्ठा फांसी दे सके ऐसा व्यवस्था भी था। अंदर लेफ्ट साइड में एक लोहे का लीवर है, वो खींचेगा, प्लेटफॉर्म नीचे को ओपन होगा, नीचे 8 फीट डेप्थ है, प्रेशर हैंग हो जाता था, डेथ हो जाता था। बॉडी नीचे से कलेक्ट करके बाहर लाएंगे, पीछे लोहे का गेट है ओरिजिनल, उस गेट से बॉडी बाहर ले जाते थे। बाकी स्टोरी बाहर बताएंगे, पहले आप लोग यहाँ से चढ़ेगा, रस्ते वगैरह देखें नीचे। फिर सेलुलर जेल के फांसी घर में किसी पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर को हैंग किया गया ऐसा हमारे पास में कोई रिकॉर्ड्स या प्रमाण नहीं, क्योंकि हैंग करने के लिए किसी को भी अंडमान नहीं लाते थे। इंडिया में जेल थे, वहीं पे हैंग करते थे। अंडमान जो फ्रीडम फाइटर्स आते थे मैक्सिमम आते थे लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास वाले फ्रीडम फाइटर। फिर ये आने के बाद पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स का टॉर्चर में डेथ हुआ था, बीमारी से डेथ हुआ था, फोर्स फीडिंग से डेथ हुआ था। एक सिंगल सुसाइड केस भी था इंदु भूषण रॉय जी का। तो फोर्स फीडिंग तब करते थे जब फ्रीडम फाइटर हंगर स्ट्राइक करते थे। उनका हंगर स्ट्राइक को विड्रॉ करवाने के लिए पहले मुंह से खिलाते थे, खा नहीं रहा तो हाथ पांव बांध करके जबरन नाक से ट्यूब डाल करके पंप के द्वारा लिक्विड पिलाया जाता था, चावल का मांड और मिल्क। उस वजह से जो है 10 डेज के अंदर 3 फ्रीडम फाइटर्स का डेथ हुआ था 1933 में। नाम था महावीर सिंह, मोहित मोइत्रा और मोहन किशोर नामदास जी। यहाँ हैंग उन्हीं को किया जो अंडमान आने के बाद फिर से यहाँ पे किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मारा हो, सिपाही को मारा हो या जेल तोड़ करके भागने की कोशिश की, उनके ऊपर फिर केस चलेगा। उसके बाद फैसला होगा हैंग करो, तब यहाँ पे हैंग करते थे। तो सेलुलर जेल के गैलोस में कितने लोगों को हैंग किया गया इसका कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। और इस जेल में रहने वाले फ्रीडम फाइटर्स के लिए टॉयलेट बाथरूम, दिन भर बाहर काम करते थे, बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड है, कॉमन टॉयलेट बाथरूम था, यूज कर सकते थे। कुछ फ्रीडम फाइटर्स को सेल के अंदर काम देते थे, अकेले काम करो। उनके लिए सिस्टम ये था दिन में 3 टाइम्स बाहर जा सकते थे टॉयलेट बाथरूम करने के लिए, लेकिन अपने समय से नहीं, ब्रिटिशर्स का जो फिक्स समय है उसमें ही जाना है। इवनिंग 6 से मॉर्निंग 6 सभी लॉकअप में रहेंगे, अंदर कोई टॉयलेट नहीं, सभी को क्ले का पॉट मिलेगा, जो करो पॉट में करो, रात भर बदबू में रहो। नेक्स्ट डे स्वीपर क्लीन करके बाहर। खाना खाने के लिए आयरन का प्लेट दिया जाता था, उसमें दाल चावल रोटी सब्जी उतना ही देते थे कि जिंदा रहे, पेट भरने के लिए नहीं। चावल में कंकड़, सब्जी में रेत, दाल में कीड़े, साफ सफाई वाला खाना नहीं। ड्रिंकिंग वाटर दिन में 2 टाइम से मिलता था, वो भी क्लीन वाटर नहीं, और नाइट में कोई लाइट नहीं, डार्क रूम में रहते थे। हरिकन लैंप हाथ में लेकर सिक्योरिटी गार्ड घूमता रहेगा। सोने के लिए सभी को वुडन का बेड मिलेगा, बेड का विड्थ इतना रहेगा, हाइट इतना होगा, लेंथ 6.5 फीट, एक बेड एक ब्लैंकेट सभी को मिलता था। और पीछे देखिएगा छोटा सा व्हाइट कलर का प्लेटफॉर्म भी है। हैंग करने वाले दिन मॉर्निंग प्रिजनर को यहीं पे लाते थे, बिठा करके स्नान करवाते थे, रिलीजन के हिसाब से प्रेयर करवाते थे, लास्ट विश पूछा जाता था, उसके बाद उनको हैंग करते थे। अभी हम लोग भीतर चलेंगे फैक्ट्री। तो ये है वर्क शेड। ये जो वर्क शेड है इस बिल्डिंग के लिए, इस बिल्डिंग में जो फ्रीडम फाइटर रहते थे यहीं पे काम करते थे। ये बड़ा वर्क शेड था, अब इसे मॉडिफाई करके आप पोर्शन फोटो गैलरी बना दिया, सब कुछ चेंज हो गया, प्लेस है ओरिजिनल। ये ओरिजिनल ऑयल मिल है, वहीं पर फिक्स है, बहुत सारे थे, सिंगल पीस ही बचा है। कोकोनट का ड्राई खोपरा भरेगा, साइड में तो वेट लगा देगा, वेट लगेगा, चेन टाइट हो जाएगा, प्रेशर सेंटर में चला जाएगा। फिर जब पकड़ करके घुमाएगा, बीच वाला ठीक से घूमता रहेगा, कोकोनट क्रश होता रहेगा। अंदर एक पाइप होता था, गड्ढे में रखेंगे बाउल, ऑयल उसमें कलेक्ट होता रहेगा। 1 डे में 1 फ्रीडम फाइटर को 30 पाउंड कोकोनट ऑयल निकालना पड़ता था, लगभग 15 किलोग्राम के करीब। मस्टर्ड ऑयल निकालने देंगे तो 10 पाउंड पर डे, लगभग 5 किलोग्राम के करीब, जो दिन भर में ऑक्स में नहीं निकाल पाते थे बैल। जब बैल नहीं निकाल पाते थे दिन भर में इतना ऑयल इंसान कहाँ से निकाल पाएगा। कुछ फ्रीडम फाइटर गोल चलाते चलाते थक जाते थे और कुछ चलाने से इनकार करते थे, तब ब्रिटिशर्स उनका हाथ पकड़ करके इस पाइप के साथ रस्ते से बांधते थे। जब वो नहीं चला पाते थे पीछे से चाबुक से मारते थे। काफी फ्रीडम फाइटर ये काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे, कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था और कुछ का डेथ भी हो जाता था। इसका टोटल वेट 150 किलोग्राम। चलाते थे, पोजीशन दिखाएंगे।
और यहाँ फ्रीडम फाइटर बैठ करके कोकोनट का छिलका निकालना है। छिलका निकालने के बाद छिलके को हैमर से कूटेंगे। छिलका सॉफ्ट होने के बाद इसके बाहरी छिलके को हटा देंगे। फिर अंदर का जो कॉइल है उसे पानी में भिगोते थे, फिर जब मॉइस्चर हो जाता था फिर बाहर निकालते थे, कोट कर धूप में सुखाकर इस मशीन में रोल किया जाएगा, बनेगा रोप, रस्सी। अब रोप बनाने का काम किसी भी फ्रीडम फाइटर को दिया जाता था तो इवनिंग तक उनको 4 पाउंड रोप तैयार करना है, लगभग 2 किलोग्राम। शाम में अंग्रेज बैठेंगे तौलने के लिए, जिनका 4 पाउंड हो गया पनिशमेंट नहीं तो पनिशमेंट के लिए तैयार रहे। पनिशमेंट आगे है, ये मशीन ओरिजिनल है, रस्सी रोल करने का मशीन। और सबसे हार्ड पनिशमेंट यही था। ये फ्रेम है ओरिजिनल, इसे बोलते हैं ब्लॉकिंग फ्रेम, हिंदी में बोलेंगे टिकटिकी। फ्रीडम फाइटर को इसके ऊपर चढ़ाने के बाद पाँव को ब्लॉक करेंगे, कमर में बांधेंगे बेल्ट, हाथ में लगा देंगे हथकड़ी, हैंडकफ करेंगे ताकि मारते वक्त फ्रीडम फाइटर इधर उधर मूव न कर सके। फिर एक पतला सा टॉवल गीला करके पहनाते थे बैक साइड में और यही मारते थे चाबुक से। यहाँ मारे तो चमड़ी उधड़ जाता था और खून के फव्वारे निकल जाते थे। फिर फ्रीडम फाइटर न बैठ सके न सो सके। और मारने के समय बाकी फ्रीडम फाइटर्स को दिखाते थे कि किस तरह का पनिशमेंट इन्हें दे रहा है ताकि बाकी के दिल में डर बैठे। और ये मारने वाला भी इंडियन था। जेल में पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल भी आते थे, चोर डाकू लुटे। उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग बच्चों ना, तो मारने के समय बाकी क्रांतिकारियों को दिखाते थे किस तरह का पनिशमेंट इन्हें दे रहा है ताकि बाकी के दिल में डर बैठे। मारने वाला भी इंडियन था। इंडियन कैसे होता था? जेल में जो है पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल भी आते थे, चोर डाकू लुटेरे। उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम, अत्याचारी ज्यादा, उनको अंग्रेज काम पे रखते थे। किसी को बना देंगे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर बना देंगे, किसी को जमादार। इनका यह फायदा होगा, खाना बढ़िया मिलेगा, मार खाने का जरूरत नहीं और हार्ड वर्क करने का भी जरूरत नहीं। कि जो फ्रीडम फाइटर फर्स्ट टाइम अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाते थे, उनको 1 वीक के लिए सेल के बाहर वॉल में एक छोटा सा लोहे का रिंग होगा, उसमें हैंडकफ में रखेंगे, उसको बोलते हैं खड़ी हथकड़ी। 1 डे में 8 आवर्स, 8 घंटा हथकड़ी में रहना है। नेक्स्ट पनिशमेंट 2 डेज के लिए गनी बैग का ड्रेस पहनना, बोरे का बना हुआ ड्रेस। वो पहने तो गर्मी ज्यादा लगेगा, इचिंग होता रहेगा। यूनिफॉर्म में मिलता था कुर्ता, हाफ पैंट, गले में होगा लोहे का रिंग, लोहे का प्लेट, आइडेंटिटी लिखा होता था कितने ईयर से कितने ईयर का इंप्रूवमेंट मिला है, जेल का नंबर। और 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट फिटर। फर्स्ट है चेन फिटर। चेन फिटर जिनको पहनाते थे पनिशमेंट के लिए 1 ईयर, उसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। कमर में चेन, पाँव में चेन, हाथ रहेगा फ्री, चल फिर सकता है, चलते वक्त वेट भी रहेगा पाँव में। सेकंड है बार फिटर, 6 मंथ, चलते वक्त बार पकड़ करके चलो, काम करते वक्त छोड़ दो। और थर्ड है क्रॉस बार फिटर, ओनली 10 डेज, डिफिकल्टी उसी में ज्यादा है। पाँव के सेंटर में रॉड है, पाँव डिस्टेंस में रहेगा। जबोटी से चल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, तो हर फ्रीडम फाइटर्स के पाँव में घाव हो जाता था क्योंकि चलते वक्त रॉड उनके पाँव से घिसता जाता था। सामने देख लीजिएगा। फिर हम लोग ब्रिटिशर्स ने बनाना स्टार्ट किया था 1893 और कंप्लीट किया था 1906। 13 ईयर्स लगे थे जेल के अंदर। 13 ईयर्स लगे थे जेल बनाने में। अंग्रेजों का जो एस्टिमेट था 5,17,352 रुपीज़ का था, लेकिन उस एस्टिमेट में ये जेल नहीं बना। इसलिए नहीं बना, ये बड़ा पहाड़ था। इसे काट करके लेवल करने के लिए 3 ईयर्स लगे और कंस्ट्रक्शन करने के लिए 10 ईयर्स लगे थे। इस वजह से कॉस्ट भी बढ़ गया। 7,83,994 रुपीज़ टोटल में खर्च हुए और 30 मिलियन ब्रिक्स यूज़ हुआ था। 3 करोड़ ईंट। ये ईंट ओरिजिनल ईंट है, अंडमान में तैयार, बाकी मटेरियल बर्मा। तो जब जेल बना साइकिल व्हील की तरह था। 7 बिल्डिंग थे और 693 सेल्स। 1 सेल में 1 पर्सन ही रखते थे। रूम का लेंथ 10 फीट रूम है बड़ा। वेंटिलेशन भी है बैक साइड 8 फीट ऊपर, ताकि फ्रीडम फाइटर अंदर से बाहर देख न पाए। हर बिल्डिंग को ऐसा बनाए, एक बिल्डिंग का फ्रंट दूसरे का बैक, ताकि दोनों बिल्डिंग के बीच कोई कम्युनिकेशन ना रहे। काम करने के लिए 7 में से 4 ब्लॉक के सामने वर्क शेड, वहाँ पे फ्रीडम फाइटर कोकोनट ऑयल निकालते थे, हमने देखा। और बीच में है सेंट्रल टावर। टावर के टॉप पे एक गार्ड, सिंगल गार्ड, ऊपर से बाउंड्री वॉल वॉच करेगा। उनके अलावा 21 सिक्योरिटी गार्ड डे नाइट वॉच करते थे। हर फ्लोर पे गार्ड रहता था। फर्स्ट रूम सिक्योरिटी गार्ड का, उनका डोर है बड़ा, फ्रीडम फाइटर का डोर है छोटा। और डोर का लॉक है डोर के लेफ्ट साइड, काफी दूर में है। हाथ में की मिलेगा, लॉक खोल न पाएगा। डोर के राइट पे एक छोटा सा डोर बना है खाना देने के लिए। अब हमारे पास ओनली 3 ब्लॉक्स बच गया। 1 है, 7 है, पीछे का और भी है 6, बाकी 4 ब्लॉक्स टूट गया है।
जेल को अंग्रेजों ने टोटली क्लोज भी कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले। सितंबर 1937 से जनवरी 1938 सारे फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिशर्स ने वापस मेनलैंड भेज दिया और काला पानी का सजा 1938 में खत्म हो गया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1939 और अंडमान में जापानी सोल्जर्स आ गए। 23 मार्च 1942 जापानीज आ गए। मैक्सिमम अंग्रेज अंडमान से वापस लौट गए। अंडमान भी फ्री हो गया क्योंकि जापानियों के साथ थे इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष जी के फौज। लेकिन बाद में जापानियों का जो टॉर्चर था वो अंग्रेजों से ज़्यादा हो गया। 1858 में जिन प्रिजनर को अंडमान भेजा था ब्रिटिशर्स ने, उनको तो ब्रिटिशर्स ने अंडमान ने बसा दिया, यहीं रहो। उनके जो जनरेशन थे उसमें थे पढ़े लिखे लोग, INA के मेंबर्स भी थे और कुछ इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के मेंबर्स थे। जापानीज ये सोचने लगे कि इनमें से कुछ लोग ब्रिटिशर्स के साथ मिले हुए हैं या उनके लिए जासूसी कर रहे हैं। जासूसी के आरोप में काफ़ी फ्रीडम फाइटर को जेल में बंद किया, खूब टॉर्चर किया, बहुतों को जेल से बाहर ले जाकर गोलियों से शूट भी कर दिया। उसी के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी अंडमान आए थे। नेताजी इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर थे। उनका अंडमान का 3 डेज का विजिट था। दिसंबर 29, 30, 31, 1943 38 दिसंबर 1943 सुभाष जी ने जेल का विजिट किया था। फिर यहाँ से लौटने के बाद जेल से आगे को जाएंगे, लगभग 500 मीटर की दूरी पर है जिमखाना ग्राउंड भी है। एक्सक्यूजली, यहाँ से आगे 500 मीटर के करीब है जिमखाना ग्राउंड भी है। अंडमान क्लब भी, वहीं पे उन्होंने देश का पहला तिरंगा झंडा फहराया था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 नाम भी दिया। अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप, निकोबार का स्वराज द्वीप। आज यही दोनों नाम जो है नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड का हो गया। 1 जनवरी 1944 सुभाष जी अंडमान से वापस लौट गए। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड 1945 ब्रिटिशर्स का जो रॉयल एयरफोर्स है उन लोगों ने जापानियों के ऊपर बमबारी किया, जापानी सरेंडर हो गया। बिना शर्त 1945 वापस लौट गए। उसके बाद 1.5 ईयर ब्रिटिशर्स रहे, इंडिपेंडेंस मिल गया 1947 तो अंडमान से अंग्रेज वापस लौट गए। और 1858 में जब अंडमान ने प्रिजनर को भेजना स्टार्ट किया था, यहाँ पे हर तरह के प्रिजनर आते थे और आने के बाद ये था जो एक बार अंडमान आ गया, सज़ा कंप्लीट हो या सज़ा में छूट मिले तो भी उनको मेन लैंड वापस नहीं भेजते थे, उनको अंडमान में बसाते थे। ज़मीन देंगे, खेती बाड़ी करो और यहीं रहो। तो अंडमान के जो लोकल्स है उन प्रिजनर का ही जनरेशन है। सल्लू जेल में जो फ्रीडम फाइटर्स आए थे मैक्सिमम वापस लौट गए, कुछ फ्रीडम फाइटर अंडमान में भी सेटल हुए। ऐसे ही अंडमान का आबादी 1858 से शुरू होता है। उससे पहले अंडमान में केवल आदिवासी ही रहते थे। 1938 30 ईयर्स के अंदर लगभग 650 के करीब पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भेजे गए थे। नॉर्मल क्रिमिनल बहुत सारे थे और जब फ्रीडम फाइटर्स भेजे गए तो उनका लिस्ट लगा है सेंट्रल टावर में। नाम आप लोग पढ़ेंगे उसमें अननोन फ्रीडम फाइटर ही ज़्यादा मिलेगा, पहचाना नाम उसमें कुछ कम होगा। कुछ फ्रीडम फाइटर्स का नाम बताते हैं जो इस जेल में रहे थे। विनायक दामोदर सावरकर जी, बटुकेश्वर दत्त, उल्लासकर दत्त, पृथ्वी सिंह आज़ाद, जयदेव कपूर, त्रिलोकनाथ चक्रवर्ती, वरिंद्र कुमार घोष, लोकनाथ पाल, हरे कृष्ण कोनार, बाबा भान सिंह, पंडित राम रक्का बाली, इंदु भूषण रॉय, भाई परमानंद, सचिंद्रनाथ सानियाल, विश्वनाथ माथुर, बंकिम चक्रवर्ती, उपेंद्रनाथ बनर्जी, बाबूराम हरी, नैनी गोपाल दास, गोपेन रॉय, विनोय लश्कर, अली अहमद सिद्दीकी, हरबंधु समझदर, धनवंतरी, कोटయ్య कोराबाबू, पांडु पाडल बोनांगी, सन्यासయ్య गोलीविल्ली, सन्यासी कुंचट्टी, सत्यनारायण राजू, वीरయ్య दूरत्तगी, प्रतिपादी भयंकर वेंकटेश्वरम, सचितानंद शिवम, कुमुदिनी घोष, सरोजिनी गुहा, कामिनी डे, प्रफुल्ल कुमार विश्वास, अभनी रंजन घोष, नगेंद्रनाथ मुस्तफी, अब्दुल कादिर चौधरी, मंगेश्वर रॉय, सनातन रॉय, दाजी नारायण जोशी, गणेश दामोदर सावरकर, बाबा मंगल सिंह, बाबा शेर सिंह, बाबा ज्वाला सिंह, बाबा अमर सिंह, बाबा बिशन सिंह, बाबा छत्तर
इमारत बनाने के लिए ढेर सारे सामान बर्मा से मंगवाए गए। जेल को बनाने में कोई 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल की गई। इंसानी खून पसीने की कदम रख रहे थे, मानो जेल नहीं मंदिर जा रहे हो। आजादी के ये परवाने देश के कोने कोने से आए थे। मिस्टर बर्ड, मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के